हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन दया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेखन कौशल के बारे में। कौशल 4 प्रकार के होते हैं। 3 कौशल हम पहले कर चुके हैं और आज आखिरी कौशल यानी कि लेखन कौशल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेखन कौशल होता क्या है या फिर लेखन कौशल किसे कहते हैं। तो लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। चारों कौशलों में जो है सबसे महत्वपूर्ण कौशल भी लेखन कौशल होता है, क्योंकि साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार भी लेखन कौशल ही होता है या फिर लिखित लिखित अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि जो साहित्य होता है, जो इतिहास होता है, जो पुराना डाटा होता है वो हमें लिखित रूप में ही तो मिलता है। अगर लेखन कौशल नहीं होता तो फिर हमें वो चीज़ें लिखित रूप में नहीं मिलती और हमें उन चीज़ों का पता भी नहीं चलता। अब आगे करेंगे लेखन कौशल का अर्थ। सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चे को सर्वप्रथम अक्षरों, वर्णों आदि की बनावट सिखाई जाती है, यानी कि चीज़ें क्रमानुसार होती है। क्लास में बच्चे को जब हम लेखन कौशल के बारे में पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, लेखन अभिव्यक्ति जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, हम रेखाएं सिखाते हैं, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। फिर उसके बाद हम यानी कि रेखाओं के माध्यम से बच्चों को वर्ण बनाना सिखाते हैं। वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। तो ऐसे क्रमानुसार चीज़ें चलती हैं। बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है तो उसके जो है 3 कौशल फिर भी उसको थोड़े बहुत उसके मतलब थोड़े बहुत उसको पहले से ही आते हैं। यानी कि बच्चा सुन सकता है, स्कूल जाने से पहले उसको सुनकर उसको समझ में आता है जो उसने सुना, यानी कि श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है। और जो है ना पठन कौशल, जैसे बच्चे स्कूल जाने से पहले घर पे जो मम्मी उनको सिखाती है, जैसे एन आर होते हैं, ABCD होते हैं, ऐसे बच्चे को पठन कौशल भी बच्चों को यानी कि पढ़ना भी उसको पहले से ही आता है। लेकिन लेखन कौशल जो है वो बच्चा स्कूल में जाकर ही सीखता है। अब आगे है लेखन कौशल की विधियाँ। नंबर 1 है अनुकरण विधि। इसमें प्राय शिक्षक श्यामपट्ट पर अक्षरों को धीरे धीरे लिखकर उनकी बनावट को समझाता है और छात्र उस बनावट का अनुसरण करते हैं। यानी कि इस विधि में क्या होता है ना कि एक तो ये विधि बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन विधि ये मानी जाती है। इस विधि में अध्यापक बच्चे को स्लेट या तख्ती पर पेंसिल से वर्ण लिख देता है, फिर बच्चे उस लिखे हुए वर्ण के ऊपर से है ना स्याही से कलम चलाते हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार अभ्यास कराने से जो है बच्चे तख्ती या स्लेट पर अच्छे से लिखने लगते हैं। आजकल तो खैर तख्ती और स्लेट का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें एक तरीका और भी होता है। इसमें क्या करता है ना अध्यापक जो होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चे की जो कॉपी होती है ना उसमें बिंदुओं के द्वारा छोटे छोटे अक्षर बना देता है, यानी कि उस अक्षर को पूरा नहीं बनाएगा, बिंदु बिंदु से लगा देता है। और फिर छात्र क्या करते हैं ना उस बिंदुओं को मिलाकर अक्षर को पूरा करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कै और ख मैंने जैसे लिखे हैं, तो ऐसे जो है टीचर जो है बच्चे की कॉपी में लिख देता है। या फिर लिखी कॉपी ऐसी पुस्तक भी आती है ऐसी, उसमें इस तरह से जो है अक्षर लिखे होते हैं और फिर बच्चा क्या करता है ना इनके ऊपर से ऐसे पेंसिल फेरता है, जिससे कि बच्चे का लेखन कौशल अच्छे से पूर्ण होता है। धीरे धीरे फिर बच्चा क्या करने लगता है ना वर्ण अच्छे से लिखने लगता है, फिर शब्द, फिर वाक्य, ऐसे वो सारी चीज़ें फिर लिखने लगता है। अगला है पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि में अक्षरों को टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और एक एक टुकड़े की आकृति बनाने का अभ्यास कराया जाता है। फिर सभी टुकड़े को मिलाकर पूरा अक्षर बनाना सिखाया जाता है। जो अक्षर सरल होते हैं ना या फिर जो आसान होते हैं उनको पहले सिखाया जाता है, और जो मुश्किल होते हैं ना जैसे त्रय, ज्ञानी, श्रेय, इस तरह के जो वर्ण होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं उनको जो है बाद में सिखाया जाता है। परंतु ये विधि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है ये विधि। इससे पहले वाली जो विधि थी वो अच्छी मानी जाती है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है चित्र विधि। इसमें मेज, कुर्सी, नल आदि के चित्र बनाकर खेल खेल में बच्चों को शब्द, वर्ण आदि सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास जो है वो चित्रों के द्वारा ही हुआ है, और वैसे भी बच्चे जो होते हैं ना वो चित्र जो होते हैं उनमें बच्चों की ज़्यादा रुचि होती है।
और बच्चा उससे फिर जल्दी सीखता है क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को। तो बोर्ड पे या फिर कुछ जो चार्ट वगैरह होते हैं उन पे चित्र बना दिए जाते हैं, जैसे मेज के चित्र बना दिए गए, कुर्सी के या नल के किसी भी चीज़ के बना दिए जाते हैं। और फिर बच्चा जो उनको देख कर जो है, जैसे मेज का चित्र बना दिया तो फिर बच्चा मेज लिखेगा, कुर्सी का बनाया तो कुर्सी लिखेगा। ऐसे ही वर्णों के भी वर्ण भी उस पर लिख दिए जाते हैं, बच्चा उनको देख देख कर लिखता है। और फिर धीरे धीरे बच्चा जो है अभ्यास होने पर वर्णों को लिखने लगता है। अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि। श्रीमती मॉन्टेसरी 3 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे को वर्ण रचना सिखाने का समर्थन करती है। इस विधि में बच्चे को लकड़ी या गत्ते के अक्षर दिए जाते हैं और उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है, फिर उनके बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। यानी कि देवनागरी लिपि में ये जो विधि है इतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि बहुत कठिन ये विधि है, क्योंकि बच्चे को जो है अक्सर दिए जाते हैं इसमें गत्ते के, जो बनाकर आपने देखे भी होंगे, जैसे सजावट का जो हम सामान लेके आते हैं, बीएड में भी जो नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उन पे जो है सजावट के लिए लगाते भी हैं, वो बने बनाए अक्सर आते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों को बने बनाए वर्ण दिए जाते हैं। वर्ण को जो है काटना बहुत मुश्किल होता है, वर्णों को जो है काट कर लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जैसे इस विधि में उंगली फेरने को कहा जाता है, फिर उनके बीच में पेंसिल चलाने को कहा जाता है, ताकि बच्चा फिर वो बीच में पेंसिल चलाएंगे तो फिर वो वर्ण जो है पूरा बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, तो ये विधि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि पहले तो बता देती हूँ कि विश्लेषण का मीनिंग क्या होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ कर लिखना। कोई भी आपने पढ़ा है, कोई भी टॉपिक है, कोई लाइन है, उसको तोड़ कर लिखना, यानी कि उस ज्ञान को अलग अलग कर देना, खंडन कर देना उसका। तो इसमें बच्चे को गत्ते या चित्र पर शब्द दिखाए जाते हैं, फिर बच्चे उन शब्दों को तोड़कर वर्णों को अलग अलग करते हैं। जैसे अनार यानी कि अनार के मैंने ये यहाँ पे अनार का जो है यहाँ पे विखंडन कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया है। वर्ण विन्यास भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे अनार कैसे बना है, तो ए प्लस न, आधा न है ये यहाँ पे, प्लस आ प्लस रे और प्लस ए, यानी कि रे जो वर्ण होते हैं जो वो पूरे नहीं होते, उनमें स्वर मिले होते हैं तब वो पूरे होते हैं। लेकिन ये विधि भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये विधि भी जब कामयाब होती है जब बच्चे को शब्द, वाक्य, वर्ण, हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि किसी भी शब्द को तोड़ना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि अच्छी विधि मानी जाती है, इसको जो है रेखा विधि भी कहा जाता है। संश्लेषणात्मक सॉरी मैंने यहाँ पर विधि नहीं लिखा, मैं भूल गई हूँ। तो संश्लेषणात्मक विधि भी आप इसको बोल सकते हो, रेखा विधि भी बोल सकते हो, संश्लेषण विधि भी बोल सकते हो। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना, यानी कि जो तथ्य होते हैं, ज्ञान जो हमने सीखा है, जो भी टॉपिक है, उस अलग अलग जो उसमें अलग अलग जो चीज़ें उनको इकट्ठा करके एक नई चीज़ बनाना। तो संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। इसमें शुरू में बच्चों को विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है, फिर वर्ण, शब्द, वाक्य आदि सिखाए जाते हैं, इसे रेखा विधि भी कहते हैं। इसमें शुरू में बच्चे को जो है ना रेखाएं सिखाई जाती है, जैसे मैंने बच्चे को न लिखना सिखा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 1 मिनट। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये न लिख दिया, तो सबसे पहले मैं बच्चे को ऐसे खड़ी रेखा सिखाऊंगी, बच्चा इसे लिखना सीख जाएगा। फिर मैं उसे ये वाली रेखा सिखाऊंगी, फिर ये सिखाने के बाद ऐसे जोड़ना सिखाऊंगी, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर इसको गोलाई में बनाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके बच्चा जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक नया वर्ण बनता है, न, यानी कि उसका संश्लेषण हो जाता है। ये विधि जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे ही फिर वर्ण सीखने के बाद बच्चा शब्द, फिर जो है उसके बाद बच्चा वाक्य बनाने लगता है। अन्य विधियों की तुलना में जो है ये विधि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है अनुलिपि। इसमें प्रथम पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं, बच्चे उसे देखकर वैसा ही, ये पैसा नहीं है वैसा है, वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो अनुलिपि का मीनिंग क्या होता है। अनुलिपि का अर्थ होता है कि जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, या आप एक प्रकार से इसको जो है नकल भी बोल सकते हो, नकल उतारना।
अनुलिपि में क्या होता है ना कि जैसा लिखा आपको वैसा ही, यानी कि एक प्रकार से टेपना भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसा आपको मिला है बुक में से आपने वैसे के वैसे उतार लिया, आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो उसे जो है अनुलिपि कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जिस प्रकार से बच्चे को हम सुलेख देते हैं, तो सुलेख के लिए बच्चे लिखे हुए पर कलम फेर कर उसी प्रकार लिखने का अभ्यास करते हैं। एक तो जैसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो तो सुलेख ऐसे ही लिख देते, लेकिन छोटे बच्चे को क्या होता है ना कि टीचर सुलेख लिख कर दे देता है। जैसे अभी मैंने वो कै ख लिख के बताया भी था, ऐसे करके सुलेख सी एक दे देता है बच्चे को, और फिर क्या होता है ना कि बच्चा उसके ऊपर से पेंसिल फेर कर उसे लिखता है। तो उसी तरह से जो अनुलिपि में भी पंक्तियों में कुछ शब्द लिखे होते हैं, बच्चे उसे देख कर फिर स्वतंत्र रूप से वैसा का वैसा लिखने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से वो उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं। आगे है प्रतिलिपि। इसमें किसी भी छपी हुई पुस्तक में देख देख कर गद्यांश या पद्यांश लिखा जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य चीज़ ये होती है कि जो आप बच्चे को गद्यांश या पद्यांश दे रहे हो वो उसके ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए, या फिर उसके मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गद्यांश पद्यांश निकाल के 5वीं क्लास के बच्चे को आप दे रहे हो और आपने उठाया वो 8वीं क्लास की बुक में से, या वो ज़्यादा टफ है उस बच्चे के ज्ञान के अकॉर्डिंग या उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग, तो फिर वो चीज़ मतलब अच्छी नहीं होती है। तो बच्चे के रुचि के अनुसार अनुसार जो ये गद्यांश पद्यांश आप बच्चे को दे सकते हो कि उसकी किस चीज़ में रुचि है, किस टॉपिक में रुचि है। जैसे गांधी के ऊपर दे सकते हो, बच्चे की देशभक्ति के बारे में ज़्यादा, तो आप भगत सिंह के ऊपर उसको गद्यांश पद्यांश दे सकते हो, जिसको वो देख कर फिर लिखता है और कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड भी कर सकता है। क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति जो लेखन कौशल में क्या होता है कि अपने विचारों के अनुरूप हम लिखते हैं। अगर ये नहीं कि जो दूसरा हमें बता रहा है वो का वो लिखेंगे, जो हमने सीखा है उसको फिर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तभी हमारा लेखन कौशल पूर्ण होता है। आगे है फिर श्रुतलिपि। इसमें बिना देखे सुनकर लिखा जाता है, यानी कि प्रतिलिपि में बच्चे कैसे लिखते हैं कि इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र फिर ना सुन सुन कर लिखते हैं। जैसे कोई टीचर, आप भी पढ़ते होंगे, टीचर कोई टॉपिक बोलता है और आप उसको सुन सुनकर फिर लिखते हो। इससे विद्यार्थियों का जो है सुनकर लिखने का अभ्यास होता है और अक्षर विन्यास का प्रशिक्षण भी अच्छा होता है बच्चे का। और लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अध्यापक जो है वो अच्छे से बोले, तेज गति में बोले, ताकि बच्चे को सुनाई दे, और बच्चों को क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना है, कौन सा टॉपिक बोलना है, कौन सी लाइन उसमें से छांट कर बोलनी है। तो इस प्रकार से जो संशोधन करने के बाद उसमें अशुद्धियों को छांट कर ही जो है टीचर को बच्चे को कोई भी टॉपिक बोलना चाहिए, और फिर बच्चा उसको लिखता है। आगे लेखन कौशल के उद्देश्य। तो नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखे हैं, क्योंकि बीएड में क्या होता है ना, अगर जितने ज़्यादा आप हेडिंग बनाओगे तो उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो नंबर 1 है सुंदर बनावट। सुंदर बनावट में क्या है कि एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को वर्णों की ठीक ठाक बनावट लिखना सिखाए और बच्चों को सुंदर एवं सुडोल लेख का अभ्यास कराए। नंबर 2 है शुद्ध अक्षर विन्यास, यानी कि छात्रों को शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना। अक्षर विन्यास या अक्षर को जोड़ना जो भी है वो शुद्ध तरीके से बच्चे को आना चाहिए, और ये सिखाने का कर्तव्य टीचर का बनता है। नंबर 3 है मुहावरों का प्रयोग, यानी कि छात्रों को जो है ना शब्द, शुक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों का आदि का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। नंबर 4 है लिखने की स्वतंत्रता। लिखने की स्वतंत्रता में ये है कि ये नहीं कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया, आपने अब बोला कि आप गांधी के ऊपर कुछ लिखो किसी बच्चे को, तो आपने जो गांधी के बारे में बच्चे को पढ़ाया है और बुक में जो लिखा तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा वही लिखे। उसको लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हो सकता है उसके गांधी के बारे में विचार कुछ और हों, तो आप वो आपसे अलग विचार वहाँ पे रख सकता है। आप जैसे कुछ गांधी को अच्छा मानते हैं, कुछ अच्छा उसको नहीं मानते हैं, तो उसी प्रकार से जो है बच्चे को अपने विचारों के अनुरूप ही लिखना चाहिए। टीचर उसको डांटना नहीं चाहिए कि जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही लिखो। जैसे दीपावली है, त्यौहार है, हमारे भगत सिंह है, इनके बारे में हर बच्चे के अलग अलग विचार होने चाहिए, तो बच्चे को जो है लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 5 है साफ साफ लिखना। टीचर का कर्तव्य बनता है कि स्पष्ट एवं साफ साफ लिखने की आदत बच्चे में विकसित करें। नंबर 6 है विषयानुकूल भाषा, यानी कि छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। जो आपने पढ़ाया है, जिस विषय पे आपने
बच्चे को सिखाया, आप उसी टॉपिक पे बच्चे को लिखवा कर देखें। इससे जो है बच्चों के सारे कौशल फिर जो है अच्छे से पूर्ण होते हैं। और भी बहुत सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे सावधानी पूर्वक लिखने की आदत डालना, साहित्य के प्रति जो है बच्चे की रुचि जागृत करना। आगे लेखन कौशल का महत्व, यानी कि लेखन कौशल का महत्व क्या है। तो नंबर 1 है, लिख कर हम अपने विचारों सदियों के लिए स्थायित्व। लिख कर हम अपने विचारों को, यहाँ पे को लिखना मैं भूल गई हूँ, लिख कर हम अपने विचारों को सदियों के लिए स्थायित्व प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें क्या है ना कि हम अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम अपने विचार जो हम लिख कर देते हैं। जैसे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या फिर जो हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी धर्म संस्कृति क्या है, वो हमें लिखित रूप में ही तो मिलती है। तो हम अपने विचारों को जो है लेखन कौशल के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन और जो कौशलों के माध्यम से हम सुरक्षित नहीं रख सकते, क्या पता कल को जैसे हो जाता है कि हम दिमाग में कुछ फर्क हो जाता है, किसी इंसान को पुरानी चीज़ें भूलने लगता है, लेकिन जो चीज़ हमने लिख दी वो हमारी जो है फिर सुरक्षित हो जाती है। लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। आज हमने लिखा है तो 15 साल बाद भी हम उस चीज़ को उठा कर दें तो एज इट इज हमें लिखा मिलेगा। नंबर 2, अलिखित भाषा भाषा में एक रूपता लाती है। नंबर 3 है यानी कि एक रूपता लाती है। इसमें क्या है कि लिखित भाषा जो है बालक के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है और भाषा में एक रूपता लाती है। यानी कि मस्तिष्क और हाथ में संतुलन बनाने का मतलब ये है कि जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, विचार जो हमारे वो मस्तिष्क से तो आते हैं, तो जो हमारे मन में विचार आते हैं मस्तिष्क में, उसी विचार को जो हमारा हाथ जो है वो लिख रहा है। यहाँ इसका मीनिंग ये था। नंबर 3 है, हर व्यवसाय में तरह तरह के रिकॉर्ड आदि लिखकर रखे जाते हैं। यानी कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा ही मानी जाती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार जो है वो कौन सी भाषा है, तो लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हर व्यवसाय में तरह तरह के रिकॉर्ड हमें लिख कर रखने पड़ते हैं। नंबर 4 है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता परीक्षा और परीक्षा ज़्यादातर लिखित रूप में होती है। यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता परीक्षा है और इसके बिना जो है शिक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेखन कौशल के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है स्कूल में भी। और आपने देखा होगा, आप एग्जाम जब देते हैं तो ज़्यादातर एग्जाम, इंटरव्यू भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर एग्जाम हमारे जो है वो लिखित भाषा में होते हैं। नंबर 5 है, लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करती है। यानी कि यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहाँ से आता, तो लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करती है। यदि लेखन कौशल न होता तो नई नई रचनाएं कहाँ से आती। जैसे कबीरदास है, तुलसीदास है, उन्होंने जो लिखा है वो आज भी हमें सुरक्षित मिलता है, हम उसे सीखते हैं, पढ़ते हैं। अगर लेखन कौशल नहीं होता तो हम पुराने किसी भी जो है शिक्षाविद जो है, भाषाविद जो होते हैं, कवि जो, तो उनकी रचनाओं को हम कैसे पढ़ पाते। तो लिखित भाषा के लेखन कौशल के कारण ही हम जो है इन सब चीज़ों को पढ़ पाते हैं। तो साहित्य का भंडारण में वृद्धि भी जो है लेखन कौशल के द्वारा ही होता है। नंबर 6, शिक्षण के समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों के उत्तर, पाठ का सार, गृह कार्य, ये सभी करने के लिए लेखन कौशल की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुंचाया है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है तो आगे आने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के माध्यम से ही जाएगी। और हमने जो हमारी संस्कृति है वो हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में कैसे पता है, क्योंकि हम जो पुरानी जो रचनाएं होती हैं, जो लिखित सामग्री, उनको पढ़कर ही जो हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। नंबर 8 है, अनेक व्यक्ति अपनी लेखनी की कला से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि आज जो लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में मानव जाति का कल्याण कर रहा है और लेखनी की कला से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे मीनिंग ये है इसका कि आपने देखा होगा, जैसे लेखक है, अब लेखक जो लिखता है तो उसकी जो किताबें होती हैं वो फिर मार्केट में बेची जाती हैं, तो उससे उसका घर चलता है। तो राइटर्स जो होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो है ना रोजी रोटी की व्यवस्था भी कर रहे हैं लेखनी के द्वारा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइबर भी कर लिया करो।